हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। तो आज हम देखने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस टॉपिक के अंदर का एक कंसेप्ट है वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग। अब ये तो आपके डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, जहाँ पे आप कुछ फिल्म्स में या रियल लाइफ में आपने कभी देखा होगा कि गिटार या हारमोनियम, बहुत सारी चीज़ें होती है, बीना होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग से बने हुए थे। तो हम उसी स्ट्रिंग के ऊपर स्टडी करने वाले। अब आपको पता है कि वो गिटार जो बजाने वाला होता है, हर एक अलग अलग साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करता है और वो म्यूजिक को सुनने में अच्छा लगता है। हम जो कोई गाना सुनते हैं उस गाने के अंदर स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बनाई हुई म्यूजिक होती है और आप सभी को पता है कि वो म्यूजिक हमें अच्छी लगती है। अब आप वो जो म्यूजिक है इतनी अच्छी लगती है, वो म्यूजिक बनती कैसी है, वो म्यूजिक वहाँ पे प्रोड्यूस कैसी हो, तो अलग अलग तरह के एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग ट्यून कैसे निकलते, अलग अलग साउंड्स हमें कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उन अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कैसी होते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ताकि देखो आपने देखा होगा कि उस गिटार में अलग अलग जगह पे प्लकिंग करके, यानी कि वहाँ पे प्लकिंग नहीं, छेड़ना उसे बोलते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जगह प्लकिंग करके क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के साउंड्स क्रिएट किए जाते हैं। अब एक क्यों होता है, अलग अलग साउंड्स क्यों आते हैं, क्यों नहीं, सभी कंसेप्ट आपको इस टॉपिक के अंदर हो जाएंगे। और फिर से जो नीट और जेईई और सीईटी होती है, इसके अंदर भी इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर बार ये टॉपिक इम्पोर्टेंट समझा जाता है इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और एप्लीकेटिव पार्ट है, इसलिए इसके अंदर के जो कंसेप्ट है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, तो हम वो भी देखने वाले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है हमें। ओके, तो चलो, वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग। तो आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, है ना, तो उस स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है, तो पहली तो चीज़ ये है कि उस स्ट्रिंग को फिक्स्ड करना पड़ेगा। तो हम इस स्ट्रिंग को इन दो पॉइंट पे फिक्स्ड किया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे नोड और यहाँ पे भी नोड फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है, तो इसके अंदर एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, ऐसे लूप्स बनते रहते हैं जितने हम बनाएंगे। जहाँ पर हम प्लकिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जब हम वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, अब जो अलग अलग तरह की जो म्यूजिक क्रिएट होती है, वही म्यूजिक सुनने में अच्छी तो लगती है, फिर भी हम उसको बनाते समय उसकी स्टडी करते हैं। यानी जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं या म्यूजिक बनाने वाले होते हैं, उसको संगीतकार या म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं, तो वो इस तरह के म्यूजिक्स बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो तो हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ उसको हमारे सिलेबस के हिसाब से स्टडी करने वाले। तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो पहली तो चीज़ यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम यूज करने वाले। पहले तो स्ट्रिंग के लेंथ, जिसको हम यल कंसिडर करेंगे, दैट इज यल इज द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, है ना, इसको बोलेंगे लेंथ, है ना, ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ। बाद में एक चीज़ है यम। आप यम को देख के आपको लगेगा कि मास होगा, तो एक्चुअली यम इज नॉट मास, यम इज द तो यहाँ पे जो यम है, यम इज द मास। अब ये मास क्या है, सॉरी, यम इज नॉट अ मास, तो हमें लगता है कि यम का मतलब मास होगा, लेकिन यम इज नॉट अ मास, इज अ मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। इसको हमेशा ध्यान रखना, हर बार जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब वहाँ पे हमें मास दिया जाता है और उस मास और इस मास पर यूनिट लेंथ के साथ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर बार यम इज कंसिडर एज अ मास कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम यम को मास, यम इज अ मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास, है ना, डिवाइड बाय लेंथ, यानी कि इक्वल टू यम, यानी कि मास को हम यम को हम मास पर यूनिट लेंथ कंसिडर करें। और कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे म्यू भी यूज किया होगा, म्यू और यम। ओके, तो इसको याद रखना, क्योंकि हमें आगे भी इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। लेकिन एक चीज़ है, बाद में यहाँ पे वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ऑब्वियसली यहाँ से जो वेव ट्रैवल होती है, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, जो कुछ वेव ट्रैवल होती है उस वेव की जो वेलोसिटी होती है वो वेव के ऊपर ना डिपेंड होती है, वो उस वेव जिस मीडियम से जा रही है उस मीडियम के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे वेव जो आ रही है तो स्ट्रिंग से जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो वेव वेलोसिटी होगी, तो वेव इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, इसका फार्मूला होता है √T/m। यहाँ पे T का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना,
अभी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन, तो अभी स्ट्रिंग को फिक्स नहीं किया, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 है तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो वेलोसिटी के वाला फार्मूला जो आगे जाके हम यूज करने वाले, तो यहाँ पे v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। और हमेशा याद रखना कि कोई भी वेव की वेलोसिटी होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, टेंशन के ऊपर डिपेंड है। टेंशन किसका है, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन है। मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड है, मास पर यूनिट लेंथ किसकी है, उस स्ट्रिंग के। यानी कि वेव की वेलोसिटी वेव के ऊपर ना डिपेंड होते हुए, वेव के प्रॉपर्टीज के ऊपर ना डिपेंड होते हुए किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो मीडियम के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये वाली कंसेप्ट होगी। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी जो हमने देख लिया, तो कोई भी हमें वेव स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड पॉइंट्स करने पड़ते हैं। और जब भी कोई यहाँ पे जो, मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रिंग होती है, तो एक स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे प्लकिंग कर दिया, हम कहीं पर भी प्लग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं पर भी हम प्लकिंग करेंगे तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो वेव किसी पॉइंट पे यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी। और जो इंस्टेंट वेव होती है और रिफ्लेक्टेड वेव होती है, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई का। तो ऑब्वियसली रिजिड फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब रिजिड है, और ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब रिजिड सपोर्ट कंसिडर कर लेते हो। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, और उसी को हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दो आइडेंटिकल वेव्स होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, तो हम उन दोनों वेव का क्या कंसिडर कर लेते हैं, क्या बोल रहे थे हम कि दो वेव जो है तो क्या हो रही है, एक ही अपोजिट डायरेक्शन में आइडेंटिकल वेव्स है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनका सुपर इम्पोजिशन होता है, सेम पाथ में होती है। तो क्या होता है, वहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, स्टेशनरी वेव बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, और बाकी सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। तो इसके अंदर हम अब देखेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमारी फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, जैसे कि हमने ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में देखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑब्वियसली किसका है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का ही वाइब्रेशन, जो हम वाइब्रेशन बोल रहे हैं इसका मतलब स्ट्रिंग का ही वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, तो आपको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन करने के लिए पहली तो चीज कहाँ पे प्लकिंग करना पड़ेगा, मिडल पॉइंट के ऊपर। देखो इसी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर प्लग करना चाहिए ताकि हमें वन लूप मिल जाए या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाए। तो वन लूप मिलने के लिए या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमें यहाँ से प्लकिंग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ इसका मतलब जहाँ पे प्लकिंग कर ले, समझ लेना जहाँ पे हम प्लग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम याद रखना एंटीनोड बन जाता है। तो हम इसको प्लग कर रहे थे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बन जाए, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट का, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट पे हम प्लग कर रहे हैं, जिस पॉइंट को से मूव करके छोड़ रहे तो वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, तो वहाँ पे एंटीनोड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंटीनोड, प्लकिंग पॉइंट एंटीनोड होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो लूप बन गया। अब ये यहाँ पे कितने लूप्स बनेंगे, तो ये एंटीनोड बन गया। तो ये नोड, तो हमेशा याद रखना है जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं नोड हो गए, ये भी नोड होगा, तो बीच में एंटीनोड होते हैं। कितने लूप्स बने, सिर्फ एक ही लूप बनेगा, यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास कितने लूप्स होंगे, सिर्फ एक ही लूप होगा। तो यहाँ पे लेंथ तो आपको पता है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ले लेंगे हम, स्मॉल एल कैपिटल एल कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल एल लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमारे पास पता है v इज इक्वल टू, आपको पता है एन लैम्बडा फार्मूला होता है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, v बाय लैम्बडा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट क्या होती है, t बाय m, वेयर t इज द टेंशन एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ। हमेशा याद रखना, m के साथ कंफ्यूज मत होना, m इज द मास पर यूनिट लेंथ और डिवाइड बाय लैम्बडा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको पता है ये नोड है और ये नोड है। अब दोनों नोड के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, नोड और नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2, है ना, नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि दो नोड के बीच में का डिस्टेंस और लेंथ एक ही है, तो एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 बन जाएगा, और लैम्बडा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2l। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं हमें 1 बाय लैम्बडा इंटू अंडर रूट टी बाय m, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और फिर से इस लैम्बडा को हम इस तरह से लिखेंगे, 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2l, 1 बाय 2l अंडर रूट क्या है t बाय m। ये हो गई हमारे वेलोसिटी, सॉरी ये हो गई फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। अब ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, है ना, हार्मोनिक, हाँ इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं हम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरोथ ओवरटोन बोल सकते हैं, है ना, ओवरटोन बोल सकते हैं, या इसी को हम फंडामेंटल बोलेंगे, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि बाकी सब जो फ्रीक्वेंसी बनने वाली इसी के मल्टीप्लाई में होंगे, इससे 2 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती इससे। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या n होगी तो दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2n, 3n, 4n, इस तरह से मिल जाएगी हमें। तो आज बाद में देखने वाले, इसको तो आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक होप आपको ये समझ में आएगा। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी n = 1/2L T/m, और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे या जीरोथ ओवरटोन बोलेंगे या इसको फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गई चीज़। अब हम सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। अब सेकंड हार्मोनिक देख लेते हैं। अब सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड हार्मोनिक मतलब यहाँ पे कितने लूप्स बनने चाहिए, यहाँ पे लूप्स बनने चाहिए 2, है ना। अब 2 लूप बनने के लिए हमें कहाँ पर प्लकिंग करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा ये मिडल हो गया, और मिडल और इसके बीच में का जो मिडल पॉइंट होता है यहाँ पे प्लकिंग करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे प्लकिंग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, यानी कि यहाँ पे एंटी नोड होगा। अब यहाँ पे एंटी नोड होती, ये इस नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस ये होगा, तो यहाँ पर नोड बन जाएगा, और यहाँ पे फिर से यहाँ पर एक एंटी नोड बन जाएगा, और यहाँ पे नोड। तो इसका मतलब हमें प्लकिंग कहाँ पर करना है, जब हमें सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन चाहिए या 2 लूप्स चाहिए, तो हमें प्लकिंग क्या करना है, मिड पॉइंट और जो फिक्स्ड पॉइंट है दोनों के बीच में कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ले लो, यहाँ पे भी कर सकते हो या यहाँ पर भी, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट और मिड पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में का जो पॉइंट होगा उसे भी मिड बोलेंगे। तो उसी पॉइंट को हमें प्लकिंग करना। तो यहाँ पे हमने प्लकिंग कर दिया तो हमारी जो वेव है तो इस तरह से बन जाएगी स्टेशनरी वेव, ठीक है। इसको डॉट डॉट लिखना पड़ेगा लूप में, क्योंकि हमें एक ही बार दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लूप बन गए। अब 2 लूप मतलब आपको बताइए, ये नोड से इस नोड तक डिस्टेंस कितना है, λ/2 है ना, λ/2, और यहाँ से यहाँ तक λ/2। तो हमने पहले यहाँ पे लैम्बडा यूज किया हुआ है, इसलिए तो यहाँ पे हम λ1 करेंगे, λ1। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, λ1/2 दोनों की एडिशन करेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस L = λ1। ओके, तो यहाँ पे देख के तो हम यहाँ पे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, ठीक है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होता है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n = क्या होता है, V/λ1, n1 = तो ऑब्वियसली V की वैल्यू 1/λ1 अंडर रूट क्या होगा, T/m कॉमन है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1/λ1 की वैल्यू कितनी है, L लेंथ, ओके, अंडर रूट T/m। यहाँ पर कोई एंड करेक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट पे नोड है, और ओपन एंड पाइप होता तो 2 बार एंड करेक्शन करना पड़ता था लेंथ में, और जब हम क्लोज एंड पाइप होता था 1 बार एंड करेक्शन करने की जरूरत थी। तो उस तरह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि n1, अब यहाँ पे देखोगे ये जो वैल्यू है इससे n की वैल्यू से कितनी है, 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि इसको मैं 2n लिख सकता हूँ। यानी कि जो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है इसकी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, हार्मोनिक्स, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। और इसी को सेकंड हार्मोनिक को हम बोलेंगे एंड ओवरटोन कितना होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा, फर्स्ट ओवरटोन। सेम इसको ओपन एंड ऑर्गन पाइप जो होता है ना, ओपन एंड ऑर्गन पाइप के लिए और इसके लिए ये कंडीशन सेम ही होती है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आएगा। सेकंड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन हो गया, यानी पहली बार ज़्यादा हो गया, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। अब हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड मोड की पहले डाटा लिख लेता हूँ। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी n = क्या है, 1/L अंडर रूट T/m, और n1 = होगा 2n। और यहाँ पे हार्मोनिक कौन सा है, सेकंड हार्मोनिक है, और एंड ओवरटोन कौन सा है, फर्स्ट ओवरटोन है ना, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लूप्स कितने बनने चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ अच्छी तरह से। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लूप्स कितने बनने चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 लूप्स बनने चाहिए। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कहाँ पर प्लकिंग करना पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो आप सोच लो कहाँ पर प्लकिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पे लूप्स बना देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नोड होगा, यहाँ पर भी नोड होगा, ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा यहाँ पे 2 लेंगे, लैम्बडा 2 लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्बडा 2/2 और यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा 2/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बडा 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि आ जाएगा यल इक्वल टू बन जाएगा 3 लैम्बडा 2/2। तो हम और यल लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2l/3। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको फिर से एक बार लिख देते। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लैम्बडा 2 है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि सेकंड के लिए हमने n1 बोला है, तो थर्ड के लिए n2 बोलेंगे, तो लैम्बडा वेवलेंथ पर लैम्बडा 2 हो जाएगी और यहाँ पे लैम्बडा 2। तो इस तरह से अब लैम्बडा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2l/3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 क्या होगा लैम्बडा 2 की वैल्यू 2l/3, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा 3 यहाँ पे, तो अंडर रूट क्या बन जाएगा T/m, तो n2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है और ये वाली फ्रीक्वेंसी है तो एक ही है, तो n2 इक्वल टू क्या बनेगा 3 × n, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी ये वाली n, तो उससे कितनी ज़्यादा आ गई 3 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन कितना होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। ओके, सेकंड ओवरटोन। तो आपको होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आप यहाँ पे जब 3 लूप्स बनते तो आपको ये भी एक सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यहाँ पे 3 लूप्स बनते तो कितने नोड्स बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 3 लूप्स होते तो 4 नोड्स बन जाएंगे। एंटी नोड कितने होंगे, 3 लूप्स से तो 3 एंटी नोड्स बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, इस तरह पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रही है। बाद में हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, इसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी के कुछ लॉज बनाते हैं, जिसमें स्पेशली 3 लॉज है। इसको आप एक बार लिख लो, वीडियो बैक करके भी आप इसको देख सकते हो। अब ये हम लॉज देखेंगे जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ पूरा। अब लॉज ऑफ स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ स्ट्रिंग, है ना। क्या बोलेंगे हम, लॉज ऑफ स्ट्रिंग, लॉज ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के कितने लॉ है, 3 लॉ है। पहला लॉ, आप फंडामेंटल जो फार्मूला है, पहले फंडामेंटल फार्मूला देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2l अंडर रूट, है ना, 2l अंडर रूट T/m। तो आपको यहाँ पे देखने के बाद ये समझ में आएगा फर्स्ट लॉ कैसे बनेगा। फर्स्ट लॉ क्या हो रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में का रिलेशन। हम क्या बोलेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन कब, कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ क्या, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट क्या होगी, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ विल बी कांस्टेंट। यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कब होती है, जब टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तब हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम लॉज ऑफ लेंथ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब सेकंड लॉ जो है हमारा, वो सेकंड लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यन। देखो हमेशा याद रखना, जब भी हम फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन लेने वाले हैं, तब टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ इन दोनों का ही रिलेशन लेना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, तभी इन दोनों का हम रिलेशन ले सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं होगी, तब इन दोनों का हम रिलेशन नहीं ले सकते। ओके, तब हमें अलग सी कंसेप्ट सी करनी पड़ेगी। तो समझ लेना, जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ले रहे, तब ये 2 चीज़ें कांस्टेंट होना जरूरी है 101%। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है टेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब ये तो आपको पता है कि लेंथ जो स्ट्रिंग, अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कम है, अब स्ट्रिंग की लेंथ आपने इंक्रीज कर दी, तो इसके अंदर जो बनने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कम होगी, है ना। जो स्ट्रिंग की लेंथ आप बढ़ाओगे तो इसकी जो अंदर इस स्ट्रिंग से जो बनने वाली फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो कम हो जाएगी। यानी कि आपको पता है, जब भी आप देखते हो कभी भी, यानी कब जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या आप हर अलग अलग स्ट्रिंग यूज करते हो गिटार को, तो गिटार में अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग होती है। अब गिटार में अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग है, तो आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी बनने वाली है वो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में होती है। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अलग है, तो आगे वाली भी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, अलग होती है। और इसी
कंसेप्ट को हम चलते हैं। तो ये समझ में आएगा, लेंथ इंक्रीज होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अब लेंथ डिक्रीज होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, और ये रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस सेकंड लॉ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो टेंशन का स्क्वायर रूट जब लेते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है, तो आपने देखा होगा कि जो गिटार यूज करने वाले होते हैं तो उसके यहाँ पे स्क्रूज होते हैं, उसको स्क्रूज को मूव करके या स्क्रूज को यूज करके उस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कम ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी, और हाँ तो देखा होगा तो कमेंट करो यस और नो। तो आप जब इसको स्क्रूज के टेंशन कम या ज़्यादा करते हैं, टेंशन इनक्रीज या डिक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है? टेंशन के स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी है तो इसका मतलब आपको उसके अंदर का टेंशन चेंज करना होगा। तो उस अच्छे ट्यूनिंग के लिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टेंशन। तो हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए लेंथ चेंज करके फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या टेंशन भी कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। बाद में इसको वेरिफिकेशन लॉ में इसको डिटेल में देखने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो लेकिन जब ये कंडीशन होगी तब क्या कांस्टेंट होना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली टी के साथ रिलेशन है तो यल एंड यम कांस्टेंट होना चाहिए, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ शुड बी कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जो थर्ड लॉ है, जो तीसरा लॉ है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट। हमेशा याद रखना ये यम का मतलब मास नहीं है। तो बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि मास का मतलब यम का मतलब मास लेते, तो यम का मतलब मास नहीं थी, यम का मतलब है मास ऑफ स्ट्रिंग, है ना, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो हम इसको मास को इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको ठीक है, तो हम मास को कैपिटल एम लिखेंगे, मास ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को यल। तो यहाँ पे यम की वैल्यू जो होगी, ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हमारी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होती है, ओके। तो ऑब्वियसली मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बाद में, इसके ऊपर भी हम जिसका वैलिड वेरिफिकेशन करने वाले उसके अंदर इस पॉइंट को डिटेल में स्टडी करने वाले। अब दूसरी चीज़ है, इस मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मास डिवाइड बाय, तो मास को यहाँ पे इसको यम इक्वल टू मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय यल। तो हमारा जो वायर होता है, तो वायर एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप होता है, वायर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, इस तरह का वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो वायर की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इनटू, यानी कि देखो मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे जो यम लिखा है स्मॉल एम, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। मास को हमने कैपिटल एम लिखा, तो मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय लेंथ। तो लेंथ गेट कैंसल, तो मास पर यूनिट लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। अब ये एरिया कौन सा एरिया? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। सपोज एक कंडक्टर है ना, ये वायर है, सॉरी कंडक्टर नहीं, ये स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग का अब ये लेंथ हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ, और ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, ये वाला एरिया, तो वो वाला एरिया, तो ये किस तरह का सर्कुलर एरिया होता है, तो इसको हम सर्कल का एरिया लेंगे। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब एरिया किसका? सर्कल का एरिया इंटू रो होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, यन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर रो, या पाई तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब रेडियस ऑफ दैट वायर। इस वायर जो होगा ना, इस वायर का जो सर्कुलर पार्ट है, इसकी रेडियस, अब इसको डायमीटर तो ये होगी, इसकी हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगी इसकी रेडियस। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ओके। इसमें से लॉ बन रहा है, और इसमें से दूसरा लॉ क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब ये तीनों जो बन रहे हैं एक की वजह से, अब ये जब ये होंगे तब कांस्टेंट क्या होना चाहिए? अब इसके लिए कांस्टेंट क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे मास है ना, तो मास मतलब टेंशन और लेंथ, तो इसके लिए क्या होना? टेंशन एंड लेंथ विल बी कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट होनी चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, ओके। तो लेंथ और कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जब ये फार्मूला हमें ये अप्लीकेबल करना है, ये वाला फार्मूला, तो क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? इसको यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस में लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके साथ भी डेंसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जब तीन कांस्टेंट होंगे तब हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। और जब इसके लिए क्या होगा?
अब इसके लिए हम बोलेंगे टेंशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ यानी कि रेडियस ऑफ दैट वायर कांस्टेंट होनी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ कांस्टेंट होगी तभी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो हमेशा ये फार्मूला जब टेंशन, लेंथ और रेडियस कांस्टेंट होगी तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला रिलेशन कब यूज़ करेंगे, फार्मूला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन कब यूज़ करेंगे, जब टेंशन, लेंथ और डेंसिटी कांस्टेंट होंगे उस वायर की तब यूज़ करेंगे। ये कब यूज़ करेंगे, टेंशन और लेंथ कांस्टेंट होगी तब यूज करेंगे। ये वाला कब यूज करेंगे, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगी तब यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, जब टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ यूज होगी तब यूज करेंगे। तो होप आपको ये लॉज ऑफ स्ट्रिंग समझ में आए होंगे। तो इसके ऊपर हम बाद में भी वेरिफिकेशन जब करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में वेरीफाई करने वाले, तो इसको चेंज करके क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो प्रैक्टिकली उसका प्रैक्टिकल भी होता है आपको, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, लेकिन उस प्रैक्टिकली जो कुछ होता है या प्रैक्टिकल में जो कुछ करते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका आगे वाला पॉइंट देखने वाले, सोनोमीटर, वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ लो या स्टडी कर लो, या नीचे प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस टॉपिक के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। नोट्स की भी लिंक आपको नीचे दी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जो कुछ होता है सब सोशल मीडिया सभी पे हम हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो ताकि आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय द फिजिक्स। थैंक यू।